नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन हिस्ट्री जोन के ऑफिशियल प्लेटफार्म पर। स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला लगभग समापन की ओर है। लगभग सारे अध्याय होने वाले हैं। कुछ टॉपिक ऐसे बचे हैं जो मिसेलेनियस यानी विविधा फारम में है, जो आज़ादी को एक नई दिशा देते हैं। उसी में शिक्षा का विकास, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन वगैरह, इनका एग्जाम में काफ़ी महत्व है। तो आज का टॉपिक है एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास। तो ये जितने भी सेक्शन हैं, चाहे शिक्षा का विकास हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये सब टेबल फारम में है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा आयोग है, कौन सी संस्था है, कब गठित हुई, उसका ईयर क्या है, प्लेस क्या है और संस्थापक क्या है, और उसकी बातें कौन कौन सी मेन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो समय नाराज करते हुए हम टॉपिक को ओके करते हैं। मैटर सारा आपके सामने है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं या मेरे साथ समझ सकते हैं। देखिए, शिक्षा के विकास की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत में शिक्षा का मीडियम क्या होगा, माध्यम क्या होगा। अंग्रेज भारत में ऐसे भारतीय तैयार करना चाहते थे जो जन्म से तो भारतीय हों लेकिन दिमाग से वो अंग्रेज हों। अंग्रेजी बाबू तैयार करना था, क्योंकि उनको प्रशासन में जगह देनी थी और जीते हुए साम्राज्य को अंग्रेज़ों की मदद से आगे बढ़ाना था, भारतीयों की मदद से। तो एक वो तरीका था, एक वो रास्ता था जो हमारी प्राच्य शिक्षा का समर्थक था, जो हमारी पुरानी भाषा है अरबी, फारसी, संस्कृत, उसके समर्थन में थे कुछ लोग। जैसे गुरुकुल कांगड़ी की विचारधारा के जो लोग थे, आर्य समाज के जो लोग थे, वो चाहते थे हमारी जो संस्कृत है, अरबी फारसी है, ये हमारी शिक्षा का माध्यम बने। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया। मैकाले की परंपरा में जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी माध्यम ही चुनना होगा, और इसी आधार पर भारत में शिक्षा का विकास हुआ। मैकाले की थ्योरी के अनुसार हमें एक ऐसा प्लेटफार्म चाहिए जो अधोनिस्यंदन सिद्धांत, जिसको छनाई सिद्धांत बोलते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। मैकाले ने कहा कि शिक्षा में उनको देनी है अंग्रेजी जिनको आवश्यकता है, हर आदमी को नहीं देनी पकड़ पकड़, जैसे आज हम पोलियो ड्रॉप, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं। क्योंकि जिनको चाहिए, जो उच्च वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको मिल जाए तो उसके माध्यम से जो निचला तबका है उसको तो वैसे भी मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं छनाई सिद्धांत। कीप के आकार ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे ऑटोमेटिकली वो फैलती जाएगी। तो इस आधार पर तो सबसे पहले शुरू करते हैं शिक्षा के विकास में कौन कौन से संस्थान अभी तक बने, उनका क्रम क्या होगा और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आइए शुरू किया जाए। तो संस्थान में कलकत्ता मदरसा से लेकर के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज तक, क्योंकि कलकत्ता उस समय राजधानी थी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मेन बिंदु था। तो पहली संस्था वारेन हेस्टिंग के समय मिलती है, कलकत्ता मदरसा। वारेन हेस्टिंग के समय ही 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और इस सोसाइटी में विलियम जोन्स ने भारत के जितने भी साहित्य थे, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत, चाहे मनुस्मृति, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसलिए वारेन हेस्टिंग को भारत की प्राच्य शिक्षा का, प्राच्य साहित्य का पुनर्स्थापक बोलते हैं, रिफाउंडर ऑफ एंसेंट लिटरेचर। हमारा जो साहित्य था, दबा हुआ था, उसको बाहर निकालने की कोशिश की। और ग्रांट जैसे लोगों ने, विलियम जोन्स जैसे लोगों ने भारत के साहित्य को सबके सामने प्रकट किया अंग्रेजी माध्यम से। तो ये सब हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। तो विलियम जोन्स और विल्किंसन के माध्यम से कई भाषाओं का, कई साहित्य की प्रमुख पुस्तकों का अनुवाद हुआ। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई जोनाथन डंकन के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 1800 में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेजली ने 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की विशेषता थी कि जितने भी ICS ऑफिसर्स थे, जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए इस कॉलेज को तैयार किया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलेजली फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स। फिर 1807 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज के फाउंडर थे और उनको साथ मिला था डेविड हेयर का। तो किसने, कहाँ, कब, क्या, ये चार बातें दिमाग में रखनी है, ज़्यादा इसमें समझाने को ही नहीं है। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में विलियम बेंटिंग ने
इसकी स्थापना की। तो ये 6 संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें से 3-4 तो आती ही आती हैं, इनका क्रम आ सकता है, बाकी सब कुछ है। आप जहाँ भी हैं मोबाइल में स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए, बाद में अपना लिखते रहिएगा। अब हम इधर आ जाते हैं। अगला सेक्शन है शिक्षा के संबंध में कौन समय समय पर कौन से आयोग नीतियाँ प्रकाशित हुई। तो सबसे पहले हमें मिलता है वुड का डिस्पैच, जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र, क्योंकि इसमें शिक्षा को लेकर के काफ़ी सुधार हुए, काफ़ी अनाउंसमेंट हुए। तो ये है वुड डिस्पैच जो 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ, अनाउंस हुआ, जिसके अध्यक्ष थे खुद चार्ल्स वुड। गवर्नर जनरल इस समय डलहौजी थे। यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं, वुड का डिस्पैच किसके समय प्रस्तुत हुआ, डलहौजी के समय, और किसके द्वारा, वुड के द्वारा। तो शिक्षा के संबंध में ये पहला अनाउंसमेंट है। इसमें पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया गया, अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालयी शिक्षा या हाई एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। और इसी के आधार पर आगे चल कर के भारत में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर। महिला शिक्षा का पहली बार समर्थन किया गया। आगे चल कर के 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हंटर के नाम से हंटर आयोग आया। एक हंटर आयोग आपको मिलता है जब जलियांवाला बाग होता है, एक वो भी हंटर आयोग है। उसकी जांच के लिए एक हंटर आयोग रिपन के समय आया था, जिसका मेन मोटो था प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन। ये हाई एजुकेशन से नहीं था, ये प्राइमरी एजुकेशन से था और मिडिल एजुकेशन से था। निचले स्तर पर जो हमारा बेस है वो मजबूत हो। लॉर्ड रिपन वैसे भी बेसिक चीज़ों को मानते थे, जैसे उन्होंने जनगणना की शुरुआत की, पंचायती राज व्यवस्था को जिंदा रखने की कोशिश की, और यहाँ भी एक था प्राइमरी एजुकेशन, द फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। महिला शिक्षा की बात इन्होंने भी इसमें की। तो ये क्वेश्चन बनेंगे। फिर आगे चल कर के कर्जन के समय 1904 में थॉमस रेले ने एक आयोग निकाला, उसका नाम है रेले कमीशन, और इसके लिए एक एक्ट आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम, यूनिवर्सिटी एक्ट। तो उसी के सुझाव पर ये आयोग बना। तो रेले आयोग का विषय क्या है, पहले तो एजुकेशन है, फिर एजुकेशन में क्या है, हाई एजुकेशन है। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए ये लाया गया था रेले कमीशन कर्जन के समय। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी आयोग हैं आप इनको 2-4 बार पढ़ें, इनमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ऐसा है जो शिक्षा से संबंधित है या नहीं है, क्रम आ सकता है। तो सैंडलर, हार्टोंग, बर्धा, सार्जेंट, राधाकृष्णन, कोठारी, रेले, हंटर, ये सब अच्छे अच्छे सेक्शन हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सैंडलर 17, एस फॉर सैंडलर, एस फॉर 17, और डॉक्टर सैंडलर इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, यानी इसका सब्जेक्ट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी सैंडलर का। फिर 29 में हार्टोंग कमेटी आई, फिलिप हार्टोंग इसके अध्यक्ष थे। उसमें प्राइमरी एजुकेशन को मोटिवेट किया गया, प्राथमिक शिक्षा के लिए। फिर 1937 में बर्धा योजना आई, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी के सुझाव से ये प्रस्ताव आया कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाए, बेसिक शिक्षा दी जाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा हुआ किया जाए और हस्तशिल्प उद्योग उनको विकसित किया जाए, बच्चे आत्मनिर्भर बने। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को रोजगार दिलाना सिखाए। ये नहीं कि उसको हमने डिग्री तो दे दी, एक ऐसा गधा बना दिया जिसके ऊपर लकड़ियों का बोझ तो लदा है लेकिन ज़्यादा नहीं पा रहा, वो लकड़ी नहीं चंदन है। तो शिक्षा वो हो जो बच्चों को उपयोगी बनाए, अपने पैरों पर खड़ा करे और उनकी आय के स्रोत बढ़ें। इसी को बोलते हैं बुनियादी शिक्षा। आज जैसे तकनीकी शिक्षा का प्रयोग हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बर्धा योजना का ही स्रोत माना जाएगा। तो बर्धा योजना किससे संबंधित है, इसके समर्थक कौन है, शुरू हुई थी 37 में। इसके बाद 1944 में हमें एक आयोग और मिलता है, सार्जेंट आयोग, और मिस्टर सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे। इसमें भी प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन की बात की गई। फिर आज़ादी के बाद हमारा पहला आयोग है राधाकृष्णन आयोग, एस राधाकृष्णन, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। पहले ये संघ सूची का विषय था, और इन्हीं के सुझाव पर एक ऐसी संस्था बने जो पूरे भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारे। तो इन्हीं के सुझाव पर 1952 में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। शिक्षा में ग्रांट उपलब्ध कराए और बच्चों को शोध के लिए, अनुसंधान के लिए प्रेरित करे। तो आज यूजीसी की स्थापना का श्रेय माना जाता है राधाकृष्णन कमीशन को। इसमें यह भी कहा गया कि इंटर के बाद जो शिक्षा है वो 3 स्तर की होनी चाहिए, स्नातक
के 3 भाग हों, प्रथम, सेकंड और थर्ड, यानी उसकी त्रिवर्षीय हो स्नातक के बाद, और हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर स्नातक, यानी 10, 12, 15। आज नई शिक्षा नीति के अनुसार कुछ नए बदलाव हुए हैं, लेकिन हम ये सारी बातें वो बता रहे हैं जो इतिहास के झरोखे से कहीं ना कहीं हुई हैं, क्योंकि हर टॉपिक में इम्प्रूवमेंट, चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो हो चुके हैं पहले उनको देखें, और नई शिक्षा नीति के अनुसार कुछ बदलाव आपको मिलेंगे। आगे चल कर के 1964 में दौलत सिंह कोठारी के नाम से एक आयोग बना था, जिसका नाम था कोठारी आयोग, 1964 में। और इस आयोग ने भी राधाकृष्णन आयोग की जो सुझाव थे उन्हीं का समर्थन किया, इसलिए हमने इसमें अलग से कुछ लिखा नहीं। कोठारी आयोग ने भी शिक्षा को संपर्क सूची का विषय माना और ये कहा कि शोध की आवश्यकता है, और इंटर के बाद शिक्षा जो स्नातक स्तर की है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए, और परास्नातक 2 वर्ष का होना चाहिए। और आज लगभग ये सारी बातें लागू हैं। इतनी बातें मुझे इसमें बतानी थी। तो ध्यान इसमें ये रखना है, जितने आयोग हैं उनको देख लें, जितनी नीतियाँ और आयोग हैं, जितने संस्थान हैं उनको देख लें, उनकी ईयर देख लें, उनका क्रम देख लें, किसके समय हुए। जितना इसमें पूछा जा सकता था मेरे हिसाब से वो ने बताया। कुछ बातें ओरल बताई, जैसे किसने शिक्षा के ओल्ड पुराने सिद्धांत का समर्थन किया, अरबी फारसी का, तो उसमें आर्य समाज, गुरुकुल कांगड़ी के समर्थक। किसने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माना, मैकाले का सिद्धांत कौन सा है, फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधो निस्संदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत, बाकी सब आपके सामने है। वारेन हेस्टिंग्स को भारतीय साहित्य का पुनर्संस्थापक कहते हैं। इन्हीं के समय हमारे साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इस संस्था में विलियम जोन्स और विल्किंसन ने गीता, रामायण, मनुस्मृति, योग, वशिष्ठ जैसी पुस्तकों का अनुवाद किया। तो ये सारी बातें हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।